हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपके पास आते हैं। जैसे कि हमने कुछ बेसिक सी चीजें समझी है कि प्रश्न पत्र कितने नंबर का होता है, कितने समय का, कितना समय आपके पास होगा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आपके पास आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लेते हैं। उसमें अगर एक आधे क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें काफी सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है, उसमें कहा गया है, पूछा गया आपसे कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमारा जो सही ऑप्शन आया था वो आया था सेकंड, यानी कि लेमार्क। जो ख हमारे पास क्वेश्चन आया है, उसमें कहा गया है सर्टोली कोशिका पाई जाती है, यानी कि सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन। हमने कहा हमारा ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही आया था, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। ग जो है उसमें पूछा गया है लाइग्यूमिनस दलहनी पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, यानी कि द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आया था, दैट इज राइजोबियम। जो घ है उसमें देखिए, उसमें पूछा गया है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज। हमारा सेकंड ऑप्शन सही आया था, जिसमें था पौधे की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करना, यानी कि टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। ठीक है, जो गांव है उसमें बोला गया है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सदैव सीधा यानी कि ऑलवेज अपराइट यहाँ पे होता है। च जो है उसमें कहा गया है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं इन डेजर्ट प्लांट्स लीफ मॉडिफाइड इनटू। आपने कहा स्पाइन्स यानी कि कांटों में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छ, जिसमें कहा गया है मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर, जिसमें कहा गया कि 23 जोड़े या 23 पेयर्स होते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज। जो ज है उसमें कहा गया विडाल परीक्षण निम्न में से किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, यानी कि विडाल टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सेकंड जो ऑप्शन हमारा आता है टाइफाइड, इसके लिए हमने यहाँ पे हमारा ये सही ऑप्शन आता है। अब आपके पास कुछ असर्शन और रीजन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि दो है, यहाँ पे दो खंड है। पहले में बोला गया है अभिकथन या असर्शन, जिसको ए कहते हैं, उसमें बोला गया है न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस एंजाइम्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। आर या कारण या रीजन जिसको हम कह रहे हैं वो कहता है न्यूक्लियस डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, यानी कि एंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया था ऑप्शन नंबर सेकंड। ए तो सही है पर आर जो है वो गलत यहाँ पर है। अब ऑप्शन तो सेम है आपके लिए, लेकिन असर्शन और रीजन चेंज हो जाते हैं, जिसमें कहा गया अनिषेक फलों में बीजों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि नो सीड्स फॉर्मेशन फाउंड इन द पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। रीजन या कारण या आर जिसको हम कह रहे हैं, ये वो कहता है ऐसे फलों का निर्माण अंडाशय के निषेचन के बिना होता है। सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन और ओवरी। तो दोनों ही ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऊपर जो ऑप्शन है उनमें से आपका सही ऑप्शन होता है। चलो स्टार्ट हो गए हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ तक की जो बात हमने की है वो तो हमने की है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमने बात की है। प्रश्न उत्तर सही हो गए हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है वायु परागित एक पौधे का नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। मेज हमने एग्जांपल लिया है, आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको और भी जो इसके एग्जांपल्स हैं वो करके लेकर के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जीन क्या है, सिंपल से डेफिनेशन आपको देनी है, क्योंकि एक नंबर के लिए आपके पास आया है, लेकिन समझना है कि जीन क्या है। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जीन क्या होता है, जीन किसे कहते हैं।
तो हमने कहा कि डीएनए जो है अच्छा डीएनए की लेंथ कितनी होती है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर हमारे पास है जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की लेंथ, पिच, एक पिच जो है वो इसका मतलब क्या होता है, एक टर्न का मतलब क्या होता है, लेंथ कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे। आपसे बोला गया था कि एक टर्न में जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी संख्या कितनी होती है, या फिर नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है उनकी संख्या कितनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। इन शॉर्ट हमने कहा कि डीएनए बहुत लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है। कितने मीटर में होता है वो आपको एक बार अपने नोट्स को देखना है, और इस क्वेश्चन को जो जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ वो आपको करने हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और वो अभी काम आएंगे और हमेशा ही काम आएंगे। ये आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमने कहा कि जो डीएनए है बहुत लंबा है। अब डीएनए की कोई ऐसी यूनिट जिससे आरएनए बन जाए, ठीक है। तो डीएनए की किसी एक सेगमेंट से, यानी इस सेगमेंट से आरएनए बन गया है। आरएनए जब बनता है तो आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो कैसे बनता है? 3 टाइप के आरएनए बनता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्या बोला था? अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर देखा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की बात हमने की थी। हमने कहा एमआरएनए जो होता है उस पे क्या होते हैं, यहाँ पे उस पे इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, किस अमाइनो एसिड को कहाँ पे लगना है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है उसकी जानकारी देता है एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेस जो है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, एमआरएनए क्या करेगा, ये जो अमाइनो एसिड है, नाइट्रोजनस बेस की बात हम कहाँ पर करते हैं, जब हम डीएनए को करते हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पे अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कौन डिसाइड करेगा, एमआरएनए करेगा कि कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। फिर आता है टीआरएनए। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टीआरएनए क्या करेगा, आएगा, रीड करेगा, और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पर वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। ये किसका काम है, टीआरएनए का काम है। तो टीआरएनए क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ये हो गया है टीआरएनए। आगे जाके क्वेश्चन आएगा शायद से आपके पास, और आरएनए से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो आप खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ये चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स की बात यहाँ पर हो रही है, और 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके लिए पॉलीमरेज भी डिफरेंट अपने पढ़े थे, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ठीक है, चलो। अब हमने कहा एमआरएनए पे क्या होते हैं, ये सीक्वेंस ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आना है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आना है। अच्छा, जो डिफरेंट ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोटीन के लिए। अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। एमआरएनए का काम होगा कि ये सीक्वेंस बताएगा, यहाँ पे ये मैसेजेस देगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे ये एमआरएनए आएगा, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड आएगा। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पे रखता चला जाएगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेगा। फिर आता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स करते क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं राइबोसोम्स कहाँ पे लगे होते हैं, रफ जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे लगे होते हैं, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कह रहे थे, आरईआर कह रहे थे। और हम कह रहे थे कि आरईआर में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एक्चुअली वो राइबोसोम्स करते क्या है, इनके बीच में क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये आपने कहा कि ये जो आपके अमाइनो एसिड है इन्हें आपस में जुड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो एक प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के एक पूरी चेन बनाते हैं, और वही हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज भी हो गए थे। अमाइनो एसिड को टीआरएनए लेकर भी आ गया था, लेकिन जब तक चेन नहीं बनी है, जब तक यहाँ पे चेन नहीं बनी है, जब तक आपस में जुड़े नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई है। तो आरआरएनए बेसिकली क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है इन अमाइनो एसिड्स के बीच में, और तब जाकर के फाइनली आपके पास क्या आती है, एक प्रोटीन यहाँ पर आ जाती है। तो ये तीनों हमारे आरआरएनए के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब आओ सेकेंड जो हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन, एक प्रोटीन तो नहीं बनेगी। आपने कहा कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन बनती है। जैसे कि आपके बॉडी कलर के लिए प्रोटीन बनेगी, जैसे कि आपके हेयर कलर के लिए बनेगी, आई कलर के लिए बनेगी, आपकी हाइट के लिए बनेगी। हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनते हैं। ध्यान ये रखना
सेम प्रोटीन नहीं बनती है सबके लिए, अलग अलग प्रोटीन बनेगी। अलग अलग प्रोटीन बनेगी तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग होगा। देखो अलग प्रोटीन बन रही है, इट मीन्स कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तभी तो डिफरेंट बनी है। अगर सीक्वेंस सेम होता तो प्रोटीन तो फिर सेम ही बनते। तो आपने कहा यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या हुआ, चेंज होता रहेगा, तभी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो प्रोटीन है वो बनेंगे। और ये जो सीक्वेंस है इसकी जानकारी हमें कौन देता है, mRNA देता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एक नया mRNA, tRNA और rRNA बन रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि किसी नई प्रोटीन के लिए कोई नया RNA बन रहा होगा, कोई नया RNA कोई DNA के किसी नए सेगमेंट से बन रहा होगा। नए मतलब डिफरेंट। एक देखो एक प्रोटीन इस सेगमेंट से बन गई है, फिर एक प्रोटीन हो सकता है इस सेगमेंट से बनेगी, एक प्रोटीन इस सेगमेंट से बनेगी। हर एक सेगमेंट जो है वो एक नई प्रोटीन बना रहा है। नई प्रोटीन का मतलब है कि नए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरी प्रोसेस जो हो रही है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो डीएनए के इस सेगमेंट से बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। डीएनए के उसी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन डीएनए का वो सेगमेंट है, वो खंड है, वो पार्ट है, वो यूनिट है जो किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट में कह सकते हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी अब आपको पता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है जब हम कहेंगे कि हमारे हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, और हम कहेंगे हमारे हर कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन से ही हमारा हर कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि कभी हम कह रहे हैं कि जीन रिस्पॉन्सिबल है, कभी हम कह रहे हैं कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन जो है वो जीन से ही बन रहा है, ठीक है। हमने कहा कि हमारे हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। हमने कहा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। अब समझ आए जीन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीन जो है वो डीएनए की वो इकाई है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या जो किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो देखो बहुत लेंथी आंसर नहीं करना है, 1-1.5 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेफिनेशन पूरी कर देना है, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आप आधी छोड़ रहे हैं। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन है, अभी तक अच्छे क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि धूम्रपान से रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। विच गैस लेवल इन ब्लड इंक्रीज ड्यू टू स्मोकिंग। जब भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो अब जब वो स्मोकिंग करेगा तो वो जो धुआं है वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा बॉडी के अंदर, बताओ। जो गैस है वो कहाँ, किस रास्ते से, किस पाथ से हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, देखो। तो जब भी हम गैसेस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में गैस जाएगी, तो हम क्या लंग्स की बात करते हैं, यस और नो, करते हैं या नहीं करते हैं। चलो, तो हमने क्या बात की है कि जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या है कि रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ती है, यानी कि यहाँ गैस की बात हो रही है। अब देखो जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं, तो क्या हम यहाँ पर अपने लंग्स की बात करते हैं। तो जब भी आपने कोई गैस इनहेल की तो वो आपके एल्विलाई में जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि गैस यानी कि पहले ही हम 2 गैसेस की बात कर चुके हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी गैस यहाँ एल्विलाई में जा रही है वो फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कहाँ आ जाती है, हमारे ब्लड में आ जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब भी जो भी कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ठीक है, धूम्रपान करता है, तो उसके रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये भी समझना जरूरी है कि रक्त में किस गैस की मात्रा कैसे बढ़ेगी, रक्त में गैस की मात्रा कैसे बढ़ेगी। तो आप समझ में आ गया कैसे बढ़ेगी। जब भी कोई व्यक्ति क्या करेगा, स्मोकिंग करेगा, तो जो गैस है वो कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स में आपके एल्विलाई में जाएगी, एल्विलाई से आपके ब्लड वेसल्स में जाएगी, और ब्लड वेसल्स में जाकर के आपके ब्लड में ऐड हो जाएगी। अब बताओ
चलो अब बताओ कि किस गैस की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे स्मोकिंग करता है तो उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो यहाँ पे ब्लड में ऐड हो जाती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगी। सरप्राइजिंग बात ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत रैपिडली हीमोग्लोबिन से अटैच होती है। अब अगर ये यहाँ पर हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होगी, यहाँ पे हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचेगी। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की जगह क्या आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है। इससे हमारे हार्ट पे क्या पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, और हार्ट को क्या है यहाँ पे और ब्लड जो है वो पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है तो उनमें जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली ऐड होती जा रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्लियर है इतना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हाट इज बायोपेरेसी, यानी कि बायोपेरेसी क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन आता है, आप स्टार कर सकते हैं, क्योंकि बायोपेरेसी से क्वेश्चन जो है वो देखा गया कि ये कंटिन्यूसली आता है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट बायोपेरेसी से एक नया क्वेश्चन आता है। बायोपेरेसी क्या होती है, देखो, कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपने इवॉल्व किया है या आपने बनाया है। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत पुराने टाइम से जो हल्दी है, ठीक है, उसके मेडिसिनल यूज जो है वो हमें पता है, हम उसे एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। ऐसे ही नीम है, उसे हम क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम बहुत पीढ़ियों से ये जो चीजें हैं वो यूज करते चले आ रहे हैं। जब भी जरूरत होती है, जैसे नीम है, जैसे काढ़ा बनाने में नीम यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं जो घर की होती है उसका यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई बार चोट भी लग जाती है तो वहां पर भी हल्दी का यूज किया जाता है। अब हुआ क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी कंट्री, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, जो हमारी बिना परमिशन के, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये जो चीजें हैं, ये जो नुस्खे हैं या ये जो यूजेस हैं, ये जो मेडिसिनल यूज हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता चला है। और ये जो चीजें हैं ये हमने यहाँ पे जब ट्राई की है तो इसकी नॉलेज सबसे पहले हमें थी। अब कोई हमारी परमिशन के बिना ये सारी जो चीजें हैं उनका जो मेडिसिनल यूज है वो खुद करने लगा है, और एक बड़े लेवल पे करने लगा है। यानी कि जैसे कोई कंट्री है, अब वो हमारी कंट्री में आए, उन्होंने देखा कि अच्छा हल्दी के ये भी गुण हैं, अच्छा नीम के ये भी गुण हैं। अब वो यहाँ से हल्दी और नीम को लेकर के जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें उगाना शुरू करते हैं और कमर्शियली यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं बिना हमारी परमिशन के। बस इसी को हम बायोपेरेसी कहते हैं कि जब कोई प्लांट, अच्छा ये किसी प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, ये कोई प्लांट स्पीशीज हो सकती है, कोई एनिमल स्पीशीज हो सकती है, तो कोई भी प्लांट स्पीशीज या कोई भी प्लांट या कोई भी प्रोडक्ट जब उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के, जिसने उसे यहाँ पे ओरिजिनली स्टार्ट किया है या बनाया है, जब उसकी परमिशन के बिना ही उसे यूज किया जाता है, एक बड़े स्केल पे कमर्शियली उसे यूज किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोपेरेसी कहते हैं। जैसे कि बासमती राइस ओरिजिनली इंडिया से थे, और जो फॉरनर थे उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री में उस पर पेटेंट ले लिया है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज है उसमें पेटेंट ले लेते हैं, उसका मतलब होता है कि अब उस चीज पे सिर्फ हमारा अधिकार है, हमारी मर्जी के बिना कोई सेम उसी चीज को नहीं बना सकता है, यानी कि उसे पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे मेडिसिन में भी ऐसा होता है। देखो क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, इस फील्ड में जैसे कोई मेडिसिन बनी है या कोई इंजेक्शन नया बना है, ठीक है, किसी भी बीमारी के लिए कोई नई मेडिसिन, पुरानी की बात नहीं हो रही है, जैसे जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी बात नहीं हो रही है, कोई एकदम नई मेडिसिन बनी है जो कि पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। अब उस मेडिसिन पे सबसे पहले पेटेंट ले लिया जाता है, मतलब कि ये है कि वहां पर उस मेडिसिन को सेम उसी मेथड से कोई और नहीं बना सकता, उस मेडिसिन को कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। तो उस पर यहाँ पे क्या लिया जाता है, पेटेंट लिया जाता है। किसी को बनाना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेगा, बिना इन्फॉर्मेशन लिए, बिना परमिशन लिए वो उस दवाई को यूज नहीं करेगा। यहाँ पे किस लिए यूज नहीं करेगा, बनाने के लिए, ठीक है।
तो मार्केट में वो जो दवाई है उस पे पेटेंट है, वो आप ही की दवाई होगी, वो आप ही के नाम से यहाँ पे क्या होगी, बिकेगी। तो अब ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए होता है, कुछ सालों के लिए ये पेटेंट होता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग सालों के लिए ये हो सकता है, तो ये होता है पेटेंट। तो हुआ क्या कि हमारे कंट्री में जो चीजें थी वो यहाँ पर जो फॉरेनर थे वो बाहर लेकर के गए बिना परमिशन के, वहां पर उन्होंने उन चीजों पे क्या किया है, पेटेंट लिया, और वहां पर वो कमर्शियली उस चीज का यूज कर रहे हैं, तो यही बायोपेरेसी मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से स्टोरी कह सकते हैं इसको, स्टोरी मत लिख करके आ जाना, बायोपेरेसी की डेफिनेशन लिख करके वहां पे आनी है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपके फर्स्ट चैप्टर से, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में प्रजनन से आया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि सूक्ष्म बीजाणु के जनन के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। What type of cell division takes place during microsporogenesis? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे सूक्ष्म बीजाणु जनन के समय किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, तो आपको जस्ट बताना है कि ये सेल डिवीजन होता है कि ये कोशिका विभाजन होता है, बस इतना लिखना है। फिर कहता है कि 100 पराग कणों के निर्माण के लिए ऐसे कितने विभाजनों की आवश्यकता होती है, यानी कि हाउ मेनी सच टाइप ऑफ डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, 100 परागकण बनाने हैं, और 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितने सेल डिवीजन यहाँ पर होंगे टोटल। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे। अब देखो ऐसा नहीं कि ये टफ है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस अच्छा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। एक बार आराम से अपना क्वेश्चन करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सिंपल है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होते हैं उसमें सेल डिवीजन, किस प्रकार का सेल डिवीजन आपने पढ़ा है, और बस वहीं से जब आप सेल डिवीजन देखेंगे आपने देखना है कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को जल्दी से, जो आपने लाइन डायग्राम के थ्रू हमने पढ़ा था उसके थ्रू आप लोग एक बार देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलिए, तो एक बार आप लोग यहाँ पर पढ़ के आएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इट मीन्स कि आपने ये टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप